जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग जो है कक्षा 9 की मैथ पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 है। तो बच्चों, हम 1.2 को पढ़ाने से पहले 1.1 के बारे में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें बच्चे बेसिक की, तो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। यदि बात करें तो हमने सीखा था संख्याओं के बारे में। किसके बारे में सीखा था? संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं होती हैं और क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। यदि हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने कई प्रकार की संख्याएं सीखी थी। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? एक से। कहाँ तक जाती हैं? अनंत। उसके बाद हमने सीखा था पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उसके बाद हमने क्या सीखा था? पूर्णांक। पूर्णांक हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस से लेते हुए प्लस इंफिनिटी तक, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा था? परिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P अपान Q के रूप में क्या कर सके? जहाँ P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, बराबर नहीं, पूर्णांक होने चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0, Q यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इनका HCF फाइंड करें, फाइंड कितना आना चाहिए? 1, है ना। उसके बाद हमने सीखा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद क्या सीखा था हमने? भाज्य अभाज्य। तो भाज्य की परिभाषा क्या है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए वो भाज्य होती है। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य होती है ना। सम विषम सीखा था। तो जो दो से कट जाए वो सम और जो दो से ना कटे वो विषम, है ना। उसके बाद कल की क्लास में यदि हम बात करें तो हमने ये सब सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर हमें कोई दो परिमेय संख्या दे दिया गया और कहा कि इसके बीच की 4 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या या 10 परिमेय संख्या जो भी निकालने के लिए कहा था, हमने उसका 2 तरीका बताया था। अगर मान लेते हैं हमको कह दिया कि आप क्या काम करिए कि 5 और 8 के बीच 2 परिमेय संख्या बता दी। मान लेते हैं 5 और 15 के बीच 4 परिमेय संख्या बता दी। कितना? 4। किसके किसके बीच? 5 और 15 के बीच। तो हमने बताया था कि जितना निकालने के लिए कहेगा उससे एक ज्यादा से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। क्या सब जिसके बटे माना जाता है, किसके बटे माना जाता है? कितने गुणा करेंगे? 4 से। 4 सॉरी एक ज्यादा सा 5/5 से। और यहाँ भी करेंगे 5/5। ये हो जाएगा 25/5 और ये हो जाएगा 75/5। और इसके बीच की सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे? लिख देंगे आसानी से, जितना हमको आवश्यकता होगी, है ना। बात क्लियर हुई सबको? क्या दिक्कत तो नहीं है ना? यानी इतना हमने जो है। और एक तरीका हमने ये बताया था इसका। यदि हम दूसरे तरीके की बात करें तो हमने बताया था अगर इसके बीच में निकालना है तो क्या काम करेंगे? 1/2 करके इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। इतना हमने जो है कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। कहीं किसी बच्चों को डाउट तो नहीं रहा ना? चलिए ठीक, अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। और यदि आपको कहीं भी डाउट होता है प्रश्न में तो वहीं आप खड़े होकर के प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम क्या काम करते हैं? एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। एक किताब हमको दे दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी हमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ कथन दिया है और बताना है कि जो कथन दिया गया है वो कथन सत्य है या असत्य। और सत्य है तो क्या रीजन है और असत्य है तो क्या रीजन है ना, उसके बारे में करना है। सब लोग मिल गया प्रश्न सबको? किताब अभी तक कितने बच्चे नहीं खरीदे हैं? किताब सब लोग खरीद ले बच्चे? ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। किताब सबके पास होना चाहिए। जब आपके पास जो कि आपके सामने प्रश्न होगा तभी आप समझ पाएंगे, और जब प्रश्न नहीं होगा तो कैसे समझेंगे, है ना। चलिए समझते हैं। करा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कल की क्लास में हमने बताया था। चलिए, कल की क्लास में हमने बताया था कि यदि मैं वास्तविक संख्या को बनाना चाहूं तो किससे किससे मिलकर बनता था? वास्तविक संख्या हमारी बनती थी परिमेय प्लस अपरिमेय। तो देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय आवत कहाँ से बा? वास्तविक से। तो जितना बा अपरिमेय कुल कहाँ से आता? वास्तविक से। तो
प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी ना। लिख देंगे दिया गया कथन क्या है? सत्य। लिखेंगे दिया गया कथन क्या है? सत्य है। रीजन देंगे कि जो कि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक, या लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। लिख लेंगे ना आप लोग? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, लिखेंगे हम कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। क्लियर बात सबको? ठीक, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अगला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक पूर्णांक। यम क्या है? पूर्णांक। अब हमको बता दीजिए कि पूर्णांक कहां से कहां तक होता है? बताया है माइनस इंफिनिटी से लेते हुए प्लस इंफिनिटी तक, है ना। तो कह रहा है कि क्या संख्या रेखा पर, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर जितने भी मान होते हैं सब अंडर रूट में होते हैं। हमने शायद कल की क्लास में या बेसिक क्लास में बताया था। क्या समझेगा, इसमें जो है कि सिंपल संख्याएं भी होती हैं, बटे की भी, दशमलव की भी होती है, जैसे 1.5 होगा, मान लेते हैं 2 से 1/2 भी होगा, यानी यहाँ समझेगा अंडर रूट की भी होती है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ रहा होगा अंडर रूट 4 के बदल 2 हो जाएगा। तो यहाँ समझेगा ध्यान से। अगर बात करें हम नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर हमारा क्या होता है कि वो इससे साधारण संख्या भी होती है, दशमलव की होती है, अंडर रूट की होती है, आधा तिहाई सब कुछ न होती है। और कहा था ये कह रहा है कि इसमें अगर हम बात करें तो जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब अंडर रूट में होती हैं, सबकी सब तो अंडर रूट नहीं होती हैं। बस वाले ने सबको। अगर बात करें हम, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि या नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होती हैं सब के सब क्या अंडर रूट यम के रूप की होती हैं? सबके सब तो नहीं होती हैं। हाँ, अंडर रूट यम के रूप की होती है, लेकिन सब नहीं होती हैं। और उसने कहा है सब प्रत्येक, तो उसके बाद दिया गया कथन क्या है? असत्य है। लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच संख्या रेखा पर एक से अधिक संख्याएं होती है या असंख्य संख्याएं होती हैं। जैसे समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम ये बच्चे, ये मान लेते हैं यहाँ हमारा 0 है, यहाँ मान लेते हैं माइनस कौन पड़ेगा? हाँ समझिएगा ध्यान से। जब 0 के हम बाएं तरफ आते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। और दाएं तरफ जाते हैं तो क्या समझिए, मान लेते हैं इधर रहा होगा माइनस का 2, ऐसे मान लेते हैं इधर होगा 1, इधर होगा 2। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 आएगा क्या? इसके बीच में अगर मैं 1 से 2 के बीच में बात करूं तो ढेर सारी संख्याएं 1 से 2 के बीच में, ऐसी ढेर सारी संख्याएं जो 1 से, जैसे मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं, बताया बच्चे 1.2 कहाँ होगा? 1.2 का मतलब समझते हैं कि 1 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या है? छोटा है, इसके पीछे नहीं पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं 1.3 कहाँ पड़ेगा? इसके पीछे पड़ेगा। 1.4 कहाँ पड़ेगा? इसके पीछे पड़ेगा। 1.43 की बात करते तब कहाँ पड़ेगा? इसके बीच में ही पड़ेगा। ठीक, तो करा कि प्रत्येक जो है क्या अंडर रूट यम के रूप का होता है? तो प्रत्येक अंडर रूट यम के रूप का नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं होती है। हमने आपको एग्जांपल यहाँ दिखा दिया। बात क्लियर है? फिर से समझाएं हम सभी को, क्लियर है? फिर से समझाएं, क्लियर है ना सबको? यहाँ समझिएगा। अगर हम बात करें, ये बच्चे यहाँ लिखा रहा था, यहाँ था 1, यहाँ था 2। अब अगर हम बात करें 1 से 2 के बीच में, तो हम इतनी संख्या है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कि दो संख्याओं के बीच असंख्य संख्या होती है। जैसे समझिए, हमने एग्जांपल दिया 1.2। अच्छा बताओ 1.2 जो है, ऐसे मान रुपया सर आ जाओ मन्ना, 9th में हो तो 10th की बैच इसके बाद है, 10th की बैच इसके बाद, तुम 9th में हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम कहाँ रहते हो? लेट होते हो। यहाँ समझिएगा, ये बच्चे ऐसे इसके रुपया हम समझो, ये देखो, ये है 1 रुपए, ये है 2 रुपए। ठीक, यहाँ समझिए, ये है 1 रुपए, ये है 2 रुपए। तो ये है 1 रुपया 20 पैसा। बताओ 1 रुपया 20 पैसा जो होता है वो 1 रुपए से बड़ा होता है, 2 रुपए से क्या होता है? छोटा होता है। इसको मान लो 1 रुपए 30 पैसा है ना, तो 1 रुपए से बड़ा होगा, 2 रुपए से क्या होगा? इसी प्रकार इसको मान लो 1 रुपए 40 पैसा, 1 रुपए से बड़ा होगा, 2 रुपए से क्या होगा? हमने देखा कि 1 से 2 के बीच में ढेर सारी संख्याएं हैं। हमने आपको ऐसे समझा दैनिक जीवन में, ताकि आप पैसा वैसा जानते हैं ना, तो उससे रिलेट करके बताएंगे तो आसानी से आप सबको समझ में आ जाएगा। तो यह समझिएगा, हमने देखा कि 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? असंख्य संख्याएं, जिसकी हम गिनती कर ही नहीं सकते।
तो वो करा था कि भैया बताओ क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है वो अंडर रूट एम के रूप का होता है, तो प्रत्येक बिंदु जो होता है वो अंडर रूट एम के रूप का लिखेंगे। दिया गया कथन असत्य है क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं होती हैं। ठीक, लिख लीजिएगा इसको, ये बात सबको ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ से मिटाए नहीं, कहा अभी है, कहता है हे वास्तविक जितना बा कुल अपरिमेय होए। अरे भैया ये परिमेय और अपरिमेय एक बच्चा है ना, तो बताओ का ये वास्तविक एक बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकते ना, तो क्या यहाँ समझेगा। डिब्बा भी बताए रहे, अगर बात करें वास्तविक के अंतर्गत तो सब होता रहा ना, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक प्राकृतिक सब होता रहा ना, तो बताओ का वास्तविक संख्या अगर अंतर्गत रखा जा सकता है? तो दिया गया कथन क्या है? क्या लिखेंगे? दिया बात समझाएंगे, फिर समझाएं उसको, यहाँ समझिएगा। कहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या समझेगा? जितना अपरिमेय बा, मान लो अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट मान लिया 7 होगा, अंडर रूट 13 होगा, अंडर रूट 20 होगा, तो बताओ इन्हें कुल सॉरी उल्टा बता दिए। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 3/2 हो गया और 4/5 हो गया, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, माइनस अंडर रूट 16 हो गया, ये सब क्या है? वास्तविक है। बताओ क्या ये अपरिमेय होंगी? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय नहीं हो सकती, जबकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? चलिए तो लिख देंगे दिया गया कथन असत्य है, फिर रीजन लिखेंगे कि दिया गया कथन असत्य है। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे कि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक, वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं। बात क्लियर है सबको? चलिए यहाँ समझिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, इतना बात सबको क्लियर होगा कि नहीं? डाउट हो तो हम फिर से समझाएं, किस बच्चे डाउट नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम बता रहे हैं परिभाषा में भी कि अगर तू अपरिमेय पता करे चाहता है तो बता रहे कि अक्सर कंडीशन में, लगभग 100% नहीं, अक्सर कंडीशन में अगर कोनो मान अंडर रूट में लिखा हुआ कथा में तो वो अपरिमेय होता है। जैसे मैं यह एग्जाम्पल दिए थे, कहाँ गया? अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट मान लेते हैं 20 हो गया, अंडर रूट 26 हो गया, तमाम इस प्रकार से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक, तो बता रहे कि अंडर रूट रहा था तो वो अपरिमेय रहता है। तो प्रश्न हमसे पूछा था क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाला, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कहा था जितना भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हम लेते ही अगर ओकर वर्गमूल निकाल तो कहा सबके सब अपरिमेय रहे। यदि कहा था तो नहीं करा, यदि नहीं कह रहे हैं आप तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। करा कि यदि आप वो करा क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? करा यदि आप कह रहे हैं नहीं तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है खुद दे दीजिए जो जिसका वर्गमूल निकाले अपरिमेय हो जाए। तो चलिए हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की क्या बात है ना? हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल है। तो ये पहले के जो प्रश्न 3 थे मौखिक थे और जो कि लिखना था तो हमने बता दिया, आप जो है कि लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप YouTube पर देख करके वीडियो रोक करके सुन लीजिएगा, क्या बोले वही लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते ना, लिखेंगे नहीं। हमने लिख दिया नहीं। तो कह रहा है कि आप कह दिए जब नहीं तो कौन एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो हम कहा एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तुमने कहा एक एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे समझेगा, अगर मैं बात करूं बच्चे अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 परिमेय किया परिमेय। अंडर रूट 9 इसका वर्गमूल 3 परिमेय है कि अपरिमेय है? इसी प्रकार से अंडर रूट 16 4 परिमेय है कि अपरिमेय? अंडर रूट 25 5, अंडर रूट 36 6, 49 7,
64, 8, 81, 9, ढेर सारे एग्जाम्पल हो गए। बात क्लियर है सबको? उसने कहा था एक एग्जाम्पल दे दिया, हमने 2 दे दिया पर पर्याप्त है ना? अरे तो बता दिया ना, ढेर सारा एग्जाम्पल हो गया। अब आप ऐसे इस तरीके से निकाल लीजिए। 121, 100, 144, 169, 156। चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए आगे समझते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इसके लिए आपको स्केल, गोला प्रकार, पेंसिल, इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिलहाल एक बार मैं मौखिक बता दे रहा हूं, अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक दिन हम जिस दिन आप लोग पेंसिल वगैरह सब कुछ लाएंगे, हम अपने सामने ही सबको करवा देंगे। समझिए इस प्रश्न को किया कैसे जाएगा। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, बता दें कैसे कैसे करना है। ठीक, लगभग सबके पास तो ये सारी सामग्री होगी नहीं। कितने लोगों के पास गोला प्रकार, पेंसिल और वो है? अच्छा लाए कितने लोग हैं? होगा तो सबके पास। अच्छा बहुत कम लोग लाए हैं। चलिए समझिएगा ध्यान से। एक ही प्रश्न पता नहीं याद दे दिया। हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। तो हमने एक रेखा खींच लिया, मान लेते हैं यहाँ रहा 0। ठीक, बात क्लियर सभी को? फिर हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से 1 सेमी नापेंगे। कितना नापेंगे? 1 सेमी। ठीक, स्केल में जिन बच्चों को नापना नहीं पता होगा, हम बता दें कैसे नापा जाता है। तो आप देखेंगे एक तरफ नंबरिंग हुआ रहता है, एक तरफ नंबरिंग नहीं हुआ रहता अक्सर करके स्केलों में। तो जिधर नंबरिंग हुआ रहता है वही होता है हमारा सेमी। अब क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम शुरू से नाप लेते हैं। एकदम शुरू से नहीं नापना है। देखिएगा 0 लिखा है, स्केल में लिखा रहता है 0, और 0 के सामने एक रेखा खींची रहती है, ये ऐसे करके वहीं से नापना होता है। ठीक, एकदम अगर शुरुआत से खींचेंगे तो कम से कम 1-2 सूत का, तो 2-4 सूत का फर्क हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्ट नहीं आता है। तो समझिएगा जब कहाँ से नापा जाएगा, जहाँ से 0 लिख के लाइन खींच दे वहां से आप नापा करिए। ठीक, चलिए जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो हमने एक रेखा खींच लिया, फिर हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से इस तरीके से 1 सेमी नापेंगे, इस बिंदु से। ठीक, इस बिंदु से, यानी यहाँ जो बिंदु हमने बनाया है, यहाँ 0 माना है, इस 0 से कितना नापेंगे, 1 सेमी। ठीक, 1 सेमी मापेंगे। मान लेते हैं 1 सेमी हमारा यहाँ तक आया। ठीक, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेमी है। लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। ठीक, मान लेते ओ कितना होगा। पहले क्या काम करेंगे, मान लेते 0 मान लेंगे या ओ मान लेंगे। पॉइंट का नाम देना होगा तो ओ नाम दे देंगे, अगर जानते हैं यहाँ पर 0 होता है। चल हम कितना कंसीडर करेंगे, 1 सेमी। किससे, स्केल से। फिर हम क्या काम करेंगे, इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए। अब 90 अंश का कोण बच्चे यदि हम बात करें तो गोला प्रकार से भी बनता है, चांदा से भी बनता है। गोला प्रकार से बता दे कैसे बनता है, अगर गोला प्रकार से कोई सिर्फ बनाना है तो समझिएगा ध्यान से। अगर 90 अंश का कोण बनाना है बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखा रही। ठीक, नाम देंगे इसका A B। मान लेते हैं B पर हमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। क्या बनाना है, B पर। तो कैसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। क्या काम करेंगे, हम गोला प्रकार में कोई भी चाप फिट करेंगे। जैसे मान लेते ये चाप होगा। ठीक, गोला प्रकार में कोई भी चाप फिट करेंगे, A to Z, कोई माप का नहीं। मान लेते हैं अगर आप अच्छी आकृति बनाना चाहते हैं, साफ स्पष्ट दिखे, तो गोला प्रकार में मिलाकर 2 सेमी फिट कर लीजिएगा, अच्छा स्पष्ट आएगा। तो मान लेते हैं गोला प्रकार हमने 2 सेमी फिट किया, और ऐसे इस बिंदु पर रख करके, और ऐसे क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। ठीक, तुम क्या काम किए, यहाँ पर हमने देखो, ये हमारा गोला प्रकार की नोखी रहा और ये पेंसिल की नोखी रही। ठीक, हमने ये ऐसे रखा और ऐसे क्या किया, घुमा दिया। बात क्लियर हुई सबको? अब फिर उसी चाप से बदलेंगे नहीं, उसी चाप से एक बार यहाँ पर रखेंगे, या कहाँ पर रखेंगे, इस ए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर रखकर ऐसे काटेंगे एक बार। ध्यान समझिएगा, जब चाप पहली बार काटता है तो 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश बनता है, 60। अभी कितना बना है, 60, और हमें चाहिए कितना, 90। तो फिर जब दोबारा यहाँ रखकर, दोबारा ये देखो यहाँ रखेंगे, दोबारा जब यहाँ रखकर काटेंगे, यहाँ कटा है 60 ये कितना हो गया, 120। और 120 की हमको आवश्यकता थी नहीं, हमको कितने की आवश्यकता थी। तो हमने सोचा कि ये 60 तो हमारे पास चाहिए है, अगर यही 60 में से आधा 30 मिल जाए तो हमारा काम बंद है ना। 60 हमारे पास है, 30 मिल जाए तो 60 30 90 हो जाएगा, है कि नहीं।
तो हमने कहा किया एक से समझिएगा ध्यान से, गोला प्रकार का जो चाप रहेगा थोड़ा सा उसको बढ़ा लेंगे। एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर, एक ऐसे, और एक बार यहाँ रखेंगे ऐसे, तो कट जाएगा। जहां कट जाएगा वहां से ले आकर के हम क्या काम करेंगे, इसको मिला देंगे, हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। बात सुनाई सबको? हालांकि हमने हाथ से बनाया है भाई, स्केल वगैरह से नहीं बनाया, ये आपको बता दिया प्रोफार्मा। तो ये तो चांदा, ये तुमने बता दिया जो कि उससे गोला प्रकाश से 90 अंश का कोण। अगर आप चांदा से 90 अंश कोण बनाना चाहते हैं तो चांदा से बता देते हैं। चांदा में समझिएगा, चांदा में यदि हम बात करें तो चांदा में बच्चे एक रेखा ऐसी है जो ऐसे से गई है, दिख रहा होगा हालांकि अगर सबको जो यूट्यूब ऑनलाइन वाले देखेंगे पास से दिख जाएगा। देखिए एक रेखा ये गई है, ठीक है ना, ये रेखा गई, इस रेखा को हम क्या करेंगे, जिस पर हम बनाना चाहते हैं 90 अंश का कोण, वहां ले जाकर क्या करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ कितना बनाना चाहते हैं तो वहां इस रेखा पर ऐसे पहले फिट कर देंगे, ये इस तरीके से, ये वाली रेखा को हम अपनी रेखा पर फिट कर देंगे। ठीक, जो चांदा में रेखा है ये वाली, उस रेखा को हम अपनी रेखा पर फिट कर देंगे। नहीं अब फिर यहां समझिएगा ध्यान से, उसके बाद एक छोटी सी रेखा ऐसे सीधी खींची गई है, उस छोटी सी रेखा को हम अपने बिंदु पर फिट करेंगे, मानते इसे अपने बिंदु पर फिट करेंगे। फिर हम देखेंगे 90 अंश कहाँ है, यहाँ इसके सामने टिक कर लेंगे, बाद में इसको हटाने ऐसे टिक कर लेंगे यहाँ पर, और बाद में इसको हटाने के बाद इसके लगाकर ऐसे खींच देंगे, 90 अंश का कोण। ठीक, हमने दोनों प्रकार से बता दिया है, 90 अंश का कोण आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो हमने कहा था, बताया था कि हम क्या काम करेंगे, पहले उससे 1 सेमी लेंगे, तो हमने 1 सेमी लिया, फिर हम क्या काम करेंगे, इस ऊपर 1 सेमी और खींचेंगे, लेकिन 90 अंश का कोण बनाती हूँ। बात सुना है कि नहीं? तो चाहे चांदा से बना लीजिएगा, चाहे गोला प्रकार। ये हमने 1 सेमी और खींचा, ये इस तरीके से, ये है 1 सेमी, ये है 1 सेमी। ठीक, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं बच्चे, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा था ना ये, तो समझिएगा आप कक्षा 8 वगैरह में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, वो याद होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, क्या पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। अगर मैं ओबी को निकालना चाहूं तो ओबी को निकाल सकता हूं कि नहीं? निकाल सकता हूं। कौन सा फार्मूला लगा करके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ लिख देंगे हम, कैसा था तीसरा था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा ये बच्चे, ये मान लेते हैं हमारा लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या था, ओबी लिखना हो तो लिख दीजिएगा ओबी का स्क्वायर। ठीक, इसका नाम ओबी न था। यहाँ समझिएगा 1 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर मतलब समझते हैं ये 1 कई बार है, एक गुट एक ना होगा। ठीक, कितना आ जाएगा 1, इसी प्रकार से कितना आ जाएगा 1, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ है ओबी स्क्वायर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब अगर एक तरफ जो है कि स्क्वायर हो और जब वो स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, कहा जाता है अंडर रूट। यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा ओबी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक, कहा जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। प्लस माइनस क्या, वर्गमूल जब निकालते हैं तो प्लस का भी आता है और माइनस का। ये वाला वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2 आया। बात सभी को क्लियर है? फिर हम क्या काम करेंगे, फिर 1 सेमी लेंगे और 90 अंश का कोण बनाते हुए अब इसको मिला देंगे यहाँ से, ये कितना था 1 सेमी। अब अगर फिर से इसको निकालना हो ओसी को, तो ओसी का आसानी से निकाल सकते हैं, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 1 और ये आधार कितना है अंडर रूट 2। तो फिर से जब लगाएंगे लिखेंगे ओसी बराबर, क्या समझिएगा 1 का स्क्वायर, ओसी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये बच्चे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, अगर मैं करूंगा अंडर रूट 2 कई बार है ये, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बच्चे कितना होगा, अंडर रूट में 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 2। या ऐसे समझिएगा ध्यान से, अगर सेम संख्या है और दोनों के दोनों अंडर रूट में है, दोनों के दोनों किसमें है अंडर रूट, गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है।
या फिर ऐसे समझेगा कि 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2। तो चाहिए इसे गुणा करके समझ लीजिए, ऐसे समझिएगा कि अगर सेम संख्या है दोनों अंडर रूट में है, गुणा करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। बात क्लियर सभी को? ये हो जाएगा हमारा कितना 2 और ये कितना आ जाएगा 3। ओसी स्क्वायर बराबर 3, तो ओसी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये कितना है ओसी, यानी कि ओसी कितना आ गया अंडर रूट 3। अभी तक अंडर रूट 5 नहीं आया है ना। फिर क्या काम करेंगे, फिर हम एक सेमी खींचेंगे और फिर इस तरीके से मिलाएंगे। ये रहा अंडर रूट 3 और ये रहा 1। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लगाएंगे हमारा क्या फार्मूला, नाम देते हैं डी। ओडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा है 1, ये कितना हो अंडर रूट 3। 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अभी मैंने बताया था, क्योंकि अगर अंडर रूट में वही संख्या अंडर रूट में गुणा करते हैं तो अंडर रूट में क्या होता है, हट जाता है। कितना हो जाएगा 3, 3 1 4। वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2। ओडी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। अभी तक अंडर रूट 5 नहीं आया, यानी इसको हमने निकाला बच्चे कितना आया, 2 आया। फिर से क्या काम करेंगे, हम एक सेमी खींचेंगे 90 स्क्वायर बनाते हुए, हालांकि हमारा टेढ़ा हो जा रहा है ऐसे, आप सीधे बनाइए ये इस तरीके से। तो ये रहा 1 सेमी और ये रहा 2, ठीक। फिर से क्या लगा देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ई, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा ओई स्क्वायर बराबर, ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना 2 का स्क्वायर, तो जाएगा यहाँ लिख देते हैं ओई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 5। ओई स्क्वायर बराबर हो गया हमारा कुल मिलाकर कितना 5, तो ओई बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 आया कि नहीं, अंडर रूट 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, यानी ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 5। फिर आपको क्या करना है, गोला प्रकार में गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखना है, पेंसिल की नोकी को यहाँ तक नाप लेना है, ठीक। फिर नापने के बाद हम क्या काम करेंगे, ये ऐसे घुमा नाप लेंगे, यहाँ पेंसिल को ऐसे रख करके ऐसे घुमा देंगे, तो इधर कहीं काटेगा इधर कहीं काटेगा, इधर का हो जाएगा हमारा प्लस का अंडर रूट 5 यहाँ होगा और इधर होगा माइनस का अंडर रूट 5। बात क्लियर हो सबको? जब आप अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो जब आप सब कुछ सामान लेकर के आएंगे मैं अपने सामने एक बार करा दूंगा। बात क्यों नहीं? चलिए अब बाकी यहाँ पर समझिएगा, चौथा क्वेश्चन जो है वो क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप आपको क्या करना है, स्वयं कर लेना है, ठीक। कर लीजिएगा क्रियाकलाप स्वयं, अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, हम क्रियाकलाप भी करा देंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी कवर कर लिया, और एक्सरसाइज 1.2 कुछ था नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन ऐसे था। अब क्वेश्चन धीरे धीरे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे 1.3 वगैरह से। और बिठा दें इसको एक बार, अच्छा समझ। और आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी समाप्त कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।